हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 7 ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का लेसन नंबर 29 नेचुरल इन्वायरमेंट जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसे का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Hope you all will be fine. Today, I have a new topic for you that is adaptation in organisms, and this is the video of previous chapter that is humans and environment. So, let's start the video. We walk with our legs, birds fly with their wings, while whales swim with flippers. Why are the limbs different in them? You will say we walk on land, birds soar in air, and whales live in move in water. You are right. The limbs are adapted to the environment in which they live. In adaptations are special features that allow a plant or animal to live in a particular place or habitat. तो हम लोग अपने पैरों से लैंड पे चलते हैं, जो बर्ड्स है वो अपने विंग के हेल्प से स्काई में फ्लाई करती हैं, एंड जो वेल्स है वो अपने फ्लिपर्स के हेल्प से ओशियंस और सीज में स्विम करते हैं। जो उनके लिम्स होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं? तो आप लोग यही बोलिएगा कि जो हम लोग चलते हैं लैंड पर, जो बर्ड्स है वो स्काई में सोर करते हैं, जो वेल्स है वो वाटर में लीव करते हैं, मूव करते हैं। तो आपका ये जो जो भी थिंकिंग है वो सही है। जो लिम्स है वो उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका अडेप्टेशन होता है। तो अडेप्टेशंस का यहाँ पे डेफिनेशन है कि वो एक ऐसा स्पेशल फीचर्स है जो उन्हें प्लांट्स और एनिमल्स को मिलता है पार्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट में रहने के लिए। Can you tell how the frog is adapted to jump on land and swim in water? Limbs help them to jump and will helps in swimming. The living things adapt themselves so that they can successfully compete for food, defend themselves from attack by other organisms, find favorable conditions to reproduce, respond efficiently to the change in environment. तो आप को पता है आपको जो फ्रॉग्स है उनका एडेप्टेशन कैसे होता है कि वो जंप भी कर सकते हैं लैंड पे और वाटर में स्विम भी कर सकते हैं। जो उनका लिम्स है वो लैंड पे जंप करने में हेल्प करता है और जो वेब्स है वो स्विमिंग करने में हेल्प करता है। और जो लिविंग थिंग्स का जो एडेप्टेशन है वो कैसे होता है कि वो इस तरह से अडेप्ट करते हैं कि वो फूड के लिए सक्सेसफुली compete कर सके, वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अटैक कर सके जो उनके ऊपर अटैक करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म। फिर वो अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस फाइंड करते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सके और उनके जो एफिशिएंटली मतलब कि वो कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा था उसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्ड एफिशिएंटली तरीके से कर रहे हैं। Aquatic adaptations in plants. We have an interesting topic which is aquatic adaptation in plants. Aquatic plants are called hydrophytes. Hydro means water and phyte means plant. For a life in water. तो aquatic plants को hydrophytes बोला जाता है. Hydro means क्या होता है? Water and phyte means plant. और वैसे plants में क्या क्या adaptation वाला features होता है हम लोग इसको देखते हैं. Hydrophytes have reduced root system as water is easily available. जो hydrophytes होते हैं उनमें जो root system होता है वो रिड्यूस होता है क्योंकि उनको जो वाटर है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। फ्लोटिंग लिम्स हैव स्टोमाटा ओनली ऑन देयर अपर सरफेस व्हाइल द सबमर्ज्ड वंस हैव नो स्टोमाटा एट ऑल। जो फ्लोटिंग स्लीव होते हैं जो उनको स्टोमाटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं, लेकिन जो उनके जो स्टोमाटा होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं या फिर नहीं होते हैं। द लिप्स आर थिन एंड नैरो, फॉर एग्जांपल हाइड्रिला, और लॉन्ग फ्लैट रिबन शेप, फॉर एग्जांपल Vallisneria. These adaptations protect the plant's body from any damage due to water currents. तो जो लीव्स होते हैं वो थिन होते हैं, नैरो होते हैं। एग्जांपल के लिए हाइड्रिला है जिनका जो लीव्स है वो लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है, रिबन शेप्ड का होता है। एग्जांपल के लिए वेलिसनेरिया। और ये जो अडेप्टेशन है वो प्लांट के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी डैमेज से बचाव करता है जो कि वाटर करेंट्स के थ्रू उनको कोई भी डैमेज होने की सब संभावना होती है तब। The stem may be long, slender, and spongy to prevent them from getting carried away by water current. Example lotus. जिनका stems होता है वो long होता है, slender होता है, spongy होता है। ये उनको किस चीज में prevent करता है ताकि वो किसी water current के द्वारा मतलब कि बहा के न ले जाया जा सके। Example के लिए हो गया lotus. Flat leaves on surface plants are for flotation. The broad upper surface is coated with wax which acts as water repellent. For example, lotus, water lily. जो उनका जो lips होता है वो flat होता है, वो surface पे float करता है, और जो उनका जो ब्रॉड अपर सरफेस होता है वो वैक्स से कोटेड होता है और वो वाटर रिपेलेंट के जैसा एक्ट करता है। एग्जांपल के लिए लोटस एंड वाटर लिली। और
यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वाटर लिली, हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया, पेस्टिया, वाटर हाइकैंथ, इसे इकोनोरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे सम एक्वेटिक प्लांट्स फिगर 29.9 में शोज किया जा रहा है, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसमें से कुछ के यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं। So we have another topic which is aquatic adaptations in animals. The animals that live in water show the following characteristics. वैसे animals जो water में रहते हैं उनके characteristics को हम लोग यहाँ पे देखेंगे. Streamlined body pointed at both ends that reduces friction when the animal moves through the water. जो उनकी body होती है वो streamlined होती है, उनका जो body वो दोनों end से pointed होते हैं और जो कि उनके frictions को reduce करता है जब animals water में move करते हैं. Smooth, almost hairless body helps aquatic mammals move through the water with little friction. जो उनके जो बॉडी होते हैं बिल्कुल स्मूथ होते हैं, उनमें हेयर्स नहीं होते और वो क्या करते हैं जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं उनको वाटर में लिटिल फ्रैक्शन के साथ मूव करने में हेल्पफुल होते हैं. वेब फिट इन डक्ट्स फॉर्म फ्रॉम द स्किन बिटवीन द टोज वर्क लाइक पैडल्स फॉर स्विमिंग. जो उनका डक्स का जो फिट होता है वो बेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है जो कि पैडल्स के जैसा एक्ट करता है स्विमिंग के लिए. फ्लैटेंड टेल दैट सर्व एज, और जो उनका टेल होता है वो फ्लैटेंड होता है जो कि एक पैडल के रूप में वर्क करता है स्विम करने के लिए. Fins of fish have to swim straight and maintain balance. A whale has flippers for swimming. जो फिश का जो फिन्स होता है वो उन्हें स्विम करने में, स्टील करने में और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, और जो व्हेल का जो फ्लिपर्स है वो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करता है. Long legs and necks in cranes keep the bodies of wading birds out of the water. The long neck helps the birds to reach the water or below it for food. जो नेक्स क्रेन्स के जो नेक होते हैं और जो लेग्स होते हैं उनकी बॉडीज को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज में, वेडिंग करने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेडिंग? द मीनिंग ऑफ वेडिंग इज वॉक विथ एफर्ट थ्रू वाटर. मतलब कि उनको एफर्ट लगता है वाटर में वॉक करने में, और जो उनका जो लॉन्ग नेक्स है वो किस चीज में हेल्प करता है, वाटर की डीप में जाके वहां पे जो फूड अवेलेबल है उसको टेक करने में, उसको खाने में. ब्लबर ऑफ वेल, a thick layer of fat or oil stored between the skin and muscles of the body provides insulation. तो वेल के अंदर जो स्किन में जो फैट और जो ऑयल स्टोर रहते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलेशन को प्रोवाइड करवाते हैं. Eyes are positioned on top of the head, which allows animals to hide in water and still detect predators or prey above the water. तो जो मैमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक, उनके जो आइज होते हैं वो हेड के पोजीशन पे टॉप लेवल पे होते हैं, और ताकि वो जो प्रेडेटर्स है उनको वो डिटेक्ट कर सके, जो कि वाटर के अबव में उनके जो प्रेडेटर्स है उनके शिकार करने के लिए उनसे वो बच सके, वो पानी में हाइड कर सके. ट्रांसपेरेंट आईलिड्स कवर द आइस वाटर ऑफ एनिमल्स स्विमिंग अंडर वाटर. जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक, उनके जो आईलिड्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. Nostrils positioned near the top of the head allow animals to come to the surface to breathe in air. Nostrils close when the animal goes under the water, example whales and dolphins. जो nostrils होते हैं वो भी टॉप के हेड के टॉप पे वो पोजिशन होते हैं, जो कि वो जब सरफेस पे आते हैं ब्रीथ करने के लिए, और जब वो जाते हैं अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जब वाटर में चले जाते हैं तो क्या होता है, वो जो उनका नॉस्ट्रल्स होता है वो क्लोज होता है. इसके एग्जांपल्स है वेल्स एंड डॉल्फिन. Some fish have swim bladder which is filled with air to help maintain buoyancy. और कुछ फिश होते हैं उनके फिन्स में क्या होते हैं, स्विम ब्लैडर होते हैं जिसमें एयर फिल अप होते हैं, जो कि उनके बायोन्सी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. फिश एंड aquatic invertebrates like prawns have gills for respiration. जो फिश होते हैं और जो aquatic invertebrates होते हैं जैसे कि prawns, उनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं. Here is the figure 29.10 which shows aquatic animals. We have another topic which is terrestrial adaptations in plants. Terrestrial plants include mesophytes, meso means moderate, and xerophytes means zero scarce water. Terrestrial plants mesophytes को includes करते हैं, meso means moderate and xerophytes means scarce water. Mesophytic adaptations. Mesophytes are terrestrial plants which are adapted to neither a particularly dry nor particularly wet environment. Mesophytes include the majority of terrestrial plants which have the following adaptations. So mesophytes होते हैं वो terrestrial plants होते हैं, उनको उनका एडेप्टेशन कैसे होता है कि वो ना ही ज़्यादा पार्टिकुलरली ड्राई एरिया में रहे और ना ही ज़्यादा पार्टिकुलरली वेट इन्वायरमेंट में रहे.
उनका जो मेसोफाइट्स होते हैं, उनके जो ट्रस्टियल प्लांट्स होते हैं, उनके जो एडेप्टेशन है वो नीचे दिए गए, हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। मेसोफाइट्स जनरली रिक्वायर अ कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई एंड हैव लार्ज थिन एंड ब्रॉड लीव्स विथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा ऑन द अंडर साइड्स ऑफ लीव्स। जो मेसोफाइट्स होते हैं वो उनको कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई की जरूरत होती है, और उनके जो लीव्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, थिन होते हैं, ब्रॉड होते हैं। उनके जो स्टोमाटा होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं अंडर साइड्स ऑफ लीव्स। और जो द रूट्स ऑफ मेसोफाइट्स आर वेल डेवलप्ड ब्रांच एंड प्रोवाइडेड विद अ रूट कैप। जो मेसोफाइट्स के रूट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, ब्रांच होते हैं, और उनको रूट कैप प्रोवाइडेड होता है। द शूट सिस्टम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। उनका जो शूट सिस्टम होता है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। Xerophytic adaptations. Xerophytes are desert plants well adapted to high temperature and water shortages. They are adapted to store and conserve water. The adaptations that xerophytes may exhibit are, तो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, वो हाई टेम्परेचर में रहने के लिए, वाटर शॉर्टेजेस को बियर करने के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं, और उनका जो अडेप्टेशन होता है वो स्टोर और वाटर को कंजर्व करते हैं। और जो अडेप्टेशन ज़ीरोफाइट्स का है वो नीचे दिया गया है। सैक्युलेंट लीव्स एंड स्टेम्स टू स्टोर वाटर, एग्जांपल कैक्टी, सैक्युलेंट सॉफ्ट फ्लेशी वाटर स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स। जो उनके जो लीव्स होते हैं वो सैक्युलेंट होते हैं स्टेम्स, और उसमें वाटर को स्टोर करते हैं, एग्जांपल के लिए कैक्टी। उनके जो सकुलेंट मीन्स होता है सॉफ्ट फ्लेशी, जिसमें वाटर को स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स होता है। दे हैव फ्यू और नो लीव्स विथ रिड्यूस ट्रांसमिनेशन। उनमें जो लीव्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, या फिर उनमें लीव्स होते नहीं है, जो कि उनके ट्रांसमिनेशन को रिड्यूस करता है। मेनी डेजर्ट ट्रीज एंड shrubs हैव थॉर्न्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। और जो उनके जो ट्रीज होते हैं डेजर्ट ट्रीज, जैसे कि shrubs हो गए, थॉर्न्स, उनके पास थॉर्न्स होते हैं जो कि उनके उन्हें प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से, उनके फ्यूअर स्टोमाटा टू रिड्यूस वाटर लॉस। उनके जो स्टोमाटा होता है बहुत ही कम होता है, जो कि उनके वाटर के लॉस को रिड्यूस करता है। डीप वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम कैटर्स टू मैक्सिमम वाटर अपटेक। तो उनका जो रूट सिस्टम होता है वो डीप वाइड स्प्रेड होता है, मतलब बहुत गहराइयों में होता है, ताकि वो जो वाटर को वो टेकअप कर सके। Adaptations in desert animals. Most of the desert animals avoid being out in the sun during the day. Many desert mammals, reptiles, and amphibians live in burrows to escape the intense desert heat. जो desert animals होते हैं वो गर्मियों के दिन में क्या करते हैं, जब सूर्य रहता है तो वो निकलने से बचते हैं, और वो सब जो डिजर्ट मैमल्स है जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, वो बरोज में रहते हैं बचने के लिए। किससे? इंटेंस डेजर्ट हीट, मतलब कि जो डेजर्ट में वहाँ पे जो हीट की जो टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, उनसे बचने के लिए वो लोग कहाँ रहते हैं? बरोज में रहते हैं। बरोज मीन्स होल। दे कम आउट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द टेम्परेचर्स आर लो। और वो कब आते हैं? नाइट के टाइम में आते हैं, जब टेम्परेचर्स लो हो जाते हैं। Due to constant exposure to high temperatures, desert animals need to maintain their body temperatures at an optimum level, for which some of them have developed long body parts that provide greater body surface to dissipate heat. तो वो कांस्टेंट एक्सपोजर में रहते हैं हाई टेम्परेचर्स को, तो जो डेजर्ट एनिमल्स है उन्हें बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? उन्हें अपने बॉडी पार्ट्स को, उनका जो होता है वो लॉन्ग बॉडी पार्ट्स होता है, ठीक है, जो कि उन्हें ग्रेटेस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है हीट को डिसिपेट करने में, कम करने में। दीज एनिमल्स हैव स्केली स्किन रेसिस्टेंट टू ड्राइंग। और इनके जो स्किन होते हैं वो स्केली होते हैं, जो कि ड्राइंग से रेसिस्ट करते हैं, मतलब कि वो उनके स्किन ड्राई नहीं होते हैं। कैमल्स हैव अ हम्प टू स्टोर फैट। और जो कैमल्स होते हैं उनके पास हम्प होते हैं फैट को स्टोर करने के लिए। कैमल कैन ड्रिंक वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन वन डे और सर्वाइव फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर। दे कैन एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन व्हेन देयर इज वाटर स्कार्सिटीज एंड दस रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। जो कैमल है वो एक बार में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करते हैं और बहुत ही टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर। और उनका जो यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, जिसमें उनका जो वाटर स्कैसिटीज एक तो बचते हैं वो, और दूसरा उनका जो वाटर है वो उनका लॉस नहीं होता है, वो बिकॉज ऑफ concentrated urine. Desert animals like reptiles have minimized loss of water by excreting urine in the form of insoluble uric acid. This ensures very little wastages of water. जो desert animals है जैसे कि reptiles, उनका जो water है वो बहुत ही minimize तरीके से निकलता है, लॉस होता है, क्योंकि उनका जो यूरिन है वो इनसॉल्युबल यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, और ये इंश्योर करता है कि वाटर का बहुत ही कम से कम बेस्ट हो सके बॉडी से। Adaptations to survive in extreme cold and scarcity of water.
The animals which live in cold climates have very thick fur over the body to trap air and insulate it. तो जो animals cold climates रहते हैं उनके पास बहुत ही thick fur होता है जो कि उनकी body को temperature को trap करने में और insulate करने में help करता है. They also have a layer of stored fat under the skin to give additional insulation. उनके पास उनके skin में भी additional fat stored रहता है जो कि उन्हें insulation को provide करवाता है. The body shape and size of many cold climate mammals is well adapted to the cold climate. They are round and bulky with short legs, ears and tails. These adaptations have to conserve heat. जिनका जो body shape होता है और जो size होता है cold climate वाले mammals का वो well adapted रहता है कि वो cold climate में survive कर सके. उनका body round और bulky और उनका जो legs होते हैं वो short होते हैं, ears और tails भी short होते हैं और ये जो adaptations है वो heat को conserve करने में help करता है. Penguins have a thick layer of densely packed feathers to reduce heat loss. Its flippers and legs are also adapted to reduce heat loss. जो penguins होते हैं उनके जो furs होते हैं वो densely packed होते हैं feathers के साथ जो कि heat loss को reduce करता है और इनके जो flippers जो legs होते हैं वो अच्छे तरीके से well maintained adapted होते हैं जो कि heat loss को reduction में help करते हैं. Here is the figure 29.14 which shows polar bear and penguin. Aerial adaptations in animals. Aerial animals include a small number of animals that are able to fly in air. These animals come to the trees or land or water for safety or shelter. These are called arboreal animals which dwell on trees. They may walk or run on land or glide in air for a short while to land on the tree or ground. Flying squirrel, flying lizard, tree frogs, lemurs, or monkeys belong to this group. True aerial animals are birds and bats. These animals exhibit adaptations to balance themselves and stay in air, soaring or flying. These adaptations include following. तो जो एरियल एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एबल होते हैं एयर में फ्लाई करने के लिए और जो एनिमल्स है वो ट्रीज या लैंड्स पे रहते हैं अपने सेफ्टी और सेंटर के लिए और इन्हें एरोब्रियल एनिमल्स भी बोला जाता है मीन्स जो एनिमल्स ट्री पे ड्वेल करते हैं ठीक है और वो रन भी कर सकते हैं वॉक भी कर सकते हैं लैंड पे और एयर में ग्लाइड भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए देखिए जो ग्लाइड मीन्स क्या होता है शॉर्ट टाइम के लिए एयर में मूव करना और वो लैंड और ट्री पे भी रह सकते हैं और जो फ्लाइंग स्क्विरल हो गए फ्लाइंग लिजर्ड हो गए ट्री फ्रॉक्स लेमूर्स और जो मंकीज है वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो ट्रू एरियल एनिमल्स है वो बर्ड्स और बैट्स है और ये जो एनिमल्स है इनकी जो अडेप्टेशन है वो इस प्रकार से रहते हैं कि वो हवा में स्टे कर सके सोर कर सके और फ्लाई कर सके इनके अडेप्टेशन क्या क्या है स्ट्रीमलाइन बॉडी टू स्टे थ्रू द एयर इनकी जो बॉडी होते हैं वो स्ट्रीमलाइन होते हैं जो कि एयर में वो आराम से अपने आप को मेंटेन कर सके रह सके विंग्स फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स मॉडिफाइड होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करता है फ्लाई करने में बर्ड्स हैव विंग्स दैट आर कवर्ड विद फेदर्स व्हिच ट्रैप एयर टू कीप द बॉडी वार्म एंड हेल्प द बर्ड टू फ्लाई बैट्स हैव एन एक्सटेंशन ऑफ द स्किन बिटवीन फिंगर्स ऑफ फोर लिम्ब व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई जो बर्ड्स होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो फेदर से कवर्ड होते हैं जो कि उन्हें एयर को ट्रैप करने में हेल्प करता है और उनकी जो बॉडी वार्म को और मेंटेन रखता है और उन्हें हेल्प करता है फ्लाई करने में और जो बर्ड्स होते हैं उनके जो बैट्स होते हैं उनका जो स्किन होता है और फिंगर्स के बीच से एक फोल्डिंग निकलता है जो कि उन्हें हेल्प करता है फ्लाई करने में बोन्स आर हॉलो टू मेक देम लाइट और जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं जिससे उनके बॉडी लाइट वेटेड हो जाती है जिससे वो आराम से उड़ सके फ्लाई कर सके फ्लाइट मसल्स वेरी स्ट्रांग जो इनके फ्लाइट मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनकी बॉडी से अटैच्ड होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स आर अटैच फ्रॉम द बॉडी टू द विंग्स उनकी जो फ्लाइट मसल्स है वो क्या रहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और ये कैसे अटैच रहते हैं बॉडी और विंग से अटैच रहते हैं Here is the in-text question 29.3 solve to all the questions which are mentioned here. So we have another topic which is population interaction. You have learned that all living organisms are interdependent, otherwise it would be difficult to live together in a population. तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ये डिफिकल्ट होता है कि वो लोग सब एक साथ पॉपुलेशन में रह सके पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया populations of different species of organisms live in the same ecosystem when organisms encounter one another in their habitats they can influence each other in a number of ways some interactions are harmful to one or both of the organisms others are beneficial
तो जो पॉपुलेशन होता है वो सिमिलर इंडिविजुअल्स जो कि एक स्पेसिस से बिलोंग करते हैं वो पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे होते हैं। जो पॉपुलेशन होता है वो डिफरेंट स्पेसिस ऑर्गेनिज्म का सेम इकोसिस्टम में रहते हो, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है जब उनका इंटरफेरेंस होता है दूसरे के हैबिटेट्स में तो वो क्या करता है बहुत ही अलग अलग तरीके से उनको इफेक्ट करता है। कुछ इंट्रैक्शंस हार्मफुल होते हैं जबकि कुछ इंट्रैक्शंस बेनिफिशियल होते हैं। Such relationships can be characterized into different types depending on their interaction and the extent to which they associate। जो रिलेशनशिप है उनको कैरेक्टराइज किया जा सकता है डिफरेंट टाइप्स में। वो किस पे डिपेंड करता है, उनके इंटरेक्शन पे और उनके एसोसिएशन पे। First one is mutualism. What is mutualism? Mutualism is an interaction between individuals belonging to two different species that benefit for both members. Lichen is a complete entity formed by the association of an alga and a fungus. The main body of the lichen is formed by fungus. The alga manufactures food for itself as well as for the fungus, while the fungus provides water, minerals and shelter to the alga. Mutualism क्या है? इसमें दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, और इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। जो लाइकिन होता है वो किसका एसोसिएशन है, एल्गा और फंगस का, जिसमें मेन बॉडी लाइकिन का फंगस है, और जो एल्गा है वो फूड मैन्युफैक्चर करता है खुद के लिए भी और फंगस के लिए भी, और जबकि जो फंगस है वो वाटर, मिनरल्स और शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गा को। Communalism. Communalism is an interspecific interaction where one species benefits and the other is unaffected, neither harmed nor benefited. Commensal relationships may involve one organism using to another for transportation, for housing. For example, hermit crab lives in grass, trope shell to protect their body. जो कॉम्युनलिज्म एक क्या है, इसमें इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पेसिस को बेनिफिट होता है और दूसरा अनअफेक्टेड होता है, उसको कोई भी ना ही नुकसान पहुंचता ना ही कोई उसको बेनिफिट पहुंचता। जो कमर्शियल रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को यूज करता है अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने हाउसिंग के लिए। एग्जांपल के लिए जो हार्मिट क्रैब है वो गैस्ट्रोपोड शेल पे रहता है खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। Suckerfish attaches itself to the undersurface of shark and gets a free ride. It thus protected from its predators and is also widely dispersed in this way. और जो suckerfish होते हैं वो खुद को साट के अंडर सरफेस में खुद को स्टक कर लेते हैं जिससे उन्हें फ्री राइड भी मिल जाता है और वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा भी लेते हैं और इनका ये वाइडली डिस्पर्शन भी हो जाता है इस तरीके से। पैरासाइटिज्म, इट इंक्लूड्स वन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन और on the body of another living organism from which it derives nourishment and in the process harm its host. For example, take worm living in the intestine of man. तो इसमें जो क्या होता है, जो वन ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के बॉडी में रहता है और वो उससे अपना नरिशमेंट को डिराइव करता है, और इस प्रोसेस में क्या करता है कि जिसके वो बॉडी में रहता है उसके बॉडी को वो हार्म करता है, होस्ट को अपने वो हार्म पहुंचाता है। एग्जाम्पल के जो टेपवर्म जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है जैसे जो कि मैन उनके इंटेस्टाइन में रह के उनको हार्म करता है। Symbiosis, a close interaction between two or more different organisms of different species living in close physical association. You are quite familiar with pollination of flowers, where the flowering plants are cross-pollinated by the bees, which benefit by getting nectar from the plants. Plants pollinated in this manner produce less pollen than do plants that rely on the wind to transfer pollen. This is an example of symbiotic association. Symbiosis में क्या है कि इसमें क्लोज इंटरेक्शन होता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कि डिफरेंट स्पेसिस से बिलोंग करते हैं। इनका जो फिजिकल एसोसिएशन होता है वो बहुत ही क्लोज होता है। आप फ्लावर्स के पॉलिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें जो फ्लावरिंग प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेट होता है बीज के द्वारा, और जो कि उनको पहले तो जो बीज है उनको बेनिफिट होता है कि वो नेक्टर प्राप्त अपना गेन करते रहते हैं प्लांट से, और जो प्लांट्स है वो इस मैनर में पॉलिनेट हो जाता है, उनका जो पॉलिन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट पे जाता है और उसके बाद वो विंड से ट्रांसफर होती है, बीज के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। और इसे क्या बोला ये एक एग्जाम्पल है किस चीज का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। This is a term that relates to parasitism, communalism, and mutualism. Literally, the word symbiosis means living together. More important for us to understand is that emphasis is on the interactions that involve a close relationship between two kinds of organisms. तो ये टर्म जो रिलेट करता है पैरासाइटिज्म, कॉम्युनलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म, ये क्या है, जो वर्ड सिम्बायोसिस है उसमें इसका मतलब क्या होता है कि साथ में रहना, लिविंग टुगेदर। और जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए वो क्या, जो इंटरेक्शंस है वो क्लोज रिलेशनशिप को दर्शाता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशंस को। Here is the next question 29.4. Try to solve both questions. Population growth.
पॉपुलेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पेसिस। तो पॉपुलेशन क्या है? एक ऐसा एग्रीगेट है जो कि जो इंडिविजुअल्स है वो सेम स्पेसिस में बिलोंग करते हो। पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पेसिस डज नॉट रिमेन स्टैटिक, इट अंडरगोस चेंजेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस as to why does the population keeps changing. Let us try to find an answer to this question. जो पॉपुलेशन होता है स्पेसिस का वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। अभी हमारे माइंड में जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो हमेशा चेंज क्यों होता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फाइंड करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पेसिस इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, natality, mortality, population dispersal, age distribution and environmental resistance that the population has to face. जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किसी भी स्पेसिस के उनके लिए जो टाइम गिवन रहता है उस पर डिपेंड करता है। जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो किस पे, उनके डेंसिटी, उनके नेटेलिटी इट मींस बर्थ रेट पे, मोर्टेलिटी इट मींस डेथ रेट पे, और जो पॉपुलेशन डिस्पर्सल है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड जो इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट है, ये सब पे डिपेंड करता है कि जो पॉपुलेशन है वो कैसा रहेगा उस एरिया का, उस प्लेस का। Population growth. The provisions for life in a geographical area where a population life is limited. Only certain number of organisms can live comfortably in the area. When this number gets exceeded, it is termed as population growth. तो जो लाइफ जो भी प्रोविजंस है लाइफ का ज्योग्राफिकल एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन लिमिटेड है, वहाँ पे क्या होता है कि जो सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कंफर्टेबली उस एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं, और जब ये नंबर एक्सीड होता है इसे पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। Growth rate of a population is the difference between the birth rate and the death rate. When the birth rate is more than the death rate, then population density increases. तो जो growth rate होता है population का वो difference होता है birth rate और death rate से। जब birth rate ज़्यादा होता है death rate से, तो इसे बोलते हैं population density को increase करना। So let's see what is birth rate और mortality rate. बर्थ रेट और नेटेलिटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बर्थ रेट और या फिर उससे नेटेलिटी भी बोला जाता है। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर यूनिट टाइम। इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स मतलब कि जो जितने भी लाइव बर्थ्स है वो उनको पर 1000 पर यूनिट टाइम पे उनको डिफाइन किया जा सकता है कि वो कितने अभी जीवित है। और जो मोर्टेलिटी है, द मोर्टेलिटी रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग पर 1000 पर यूनिट टाइम। और इसमें क्या है कि जो डेथ करते हैं पीपल उनका कैसे होता है इंडिविजुअल्स का, कि वो उनका कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो मर रहे होते हैं पर 1000 मतलब कि वो 1000 में कितने लोग मर रहे हैं और पर यूनिट टाइम में कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है। Population dispersal. It is the movement of individuals or groups of living organisms by which they expand the space or range within which they live. Dispersal operates when organisms leave the space that they have previously occupied or in which they were born and settle in new areas. It affects the size of the population. Population dispersal can be of two types. तो पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्या है कि जो मूवमेंट होता है इंडिविजुअल्स का, ग्रुप्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वो एक्सपेंड करते हैं अपने रेंज को, अपने लाइफ को। डिस्पर्सल जो ऑपरेट्स करते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने स्पेस को लीव करते हैं, मतलब छोड़ जाते हैं जहाँ पे वो प्रीवियसली रह रहे होते हैं, और फिर वो दूसरी जगह पे जाकर सेटल होते हैं। और इससे क्या होता है कि ये पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन डिस्पर्सन टू टाइप्स का होता है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। व्हाट इज एमिग्रेशन? It is the permanent outward movement of the organism from a given population. It decreases the size of the local population. Emigrates में क्या होता है? ये परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे वो पॉपुलेशन पहले रह रहे होते हैं, फिर वहां से वो आउटवर्ड मूवमेंट कर लेते हैं, और इससे क्या होता है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसको वो डिक्रीज करता है। इमिग्रेशन इट इज अ परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड इनटू अ गिवन पॉपुलेशन, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। ये परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट होता है कि वो जो दूसरी जगह से आदमी जो गए हुए होते हैं वो किसी और जगह पे आके रहते हैं, वहां पे उसको इस चीज को इमिग्रेशन, जाना का इमिग्रेशन और आना का इमिग्रेशन। ठीक है। आउटसाइड से जो गिवन पॉपुलेशन में आ जाता है, और ये क्या करता है कि लोकल पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज करता है। Environmental resistance. It is the resistance presented by the environmental conditions to prevent the species from reducing at maximum rate and thus limiting a species from growing out of control. Environmental resistance includes both abiotic factors like uh, temperature, space, etc., and biotic factors like natural enemies. Environment keeps a check on the rise in the population size. तो जो रेसिस्टेंस है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिस है वो रिड्यूस करते हैं मैक्सिमम रेट पे या लिमिट रहते हैं, ये क्या करते या फिर उनका जो कंट्रोल होता है वो
आउट ऑफ हो जाता है, ग्रोइंग जो कंट्रोल होता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है वो बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, स्पेस एक्सेट्रा पे भी डिपेंड करते हैं, और जो बायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि नेचुरल एनिमीज, एनवायरमेंट, जो कि इस चीज पे चेक ऑन करते रहता है, वो हमेशा इस चीज पे देखते रहता है कि जो उनका पॉपुलेशन साइज है वो किस ओर से ग्रोथ कर रहा है. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट टुगेदर प्रिवेंट स्पेसीज फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग एट इट्स मैक्सिमम रेट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस. तो जो फिजिकल जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसमें वो स्पेसिस को प्रिवेंट करते हैं कि वो मैक्सिमम रेट तक वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, इस चीज को इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस बोला जाता है. कैरिंग कैपेसिटी, इट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट द एनवायरमेंट कैन सस्टेन इंडेफिनिटली. और ये जो क्या है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है जिसमें एनवायरमेंट क्या करता है, इंडेफिनिटली अपने आप को सस्टेन करवाते रहता है. ग्रोथ कर्व्स, the growth of a population can be expressed in the form of a mathematical expression called the growth curve. If the number of organisms is plotted against time, we get a curve called which is called the population growth curve. तो इसमें क्या होता है कि जो population होता है वो मैथमेटिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे ग्रोथ कर्व बोला जाता है. जबकि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाए तो उससे हमें एक कर्व प्राप्त होता है, उस कर्व को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. Population growth curve has a characteristic shape. There are two forms of growth curves, namely J-shaped growth curve and S-shaped और sigmoidal growth curve. जो population growth curve का characteristic shape होता है, इसमें दो growth curves हम लोग form होता है इसमें, J-shaped growth curve and S-shaped और sigmoidal growth curve. S-shaped growth curve. When a small number of organisms first enter a previously unoccupied area, the growth is slow at first as it adapts to new conditions and stabilizes itself. Reproduction in this organism takes place after a certain period of time. This is called the lag phase. जब जो ऑर्गेनिज्म है, जो उनका जो स्मॉल नंबर है, क्या करता है, पहले अनऑक्यूपाइड एरिया जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहाँ पे वो एंटर करते हैं. फिर उनका जो ग्रोथ रेट होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि वो न्यू कंडीशंस, न्यू टेम्परेचर, न्यू प्लेस पे है, ताकि तब उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है. और इसमें जो ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन टाइम होता है वो थोड़ा स्लोली टेकअप करता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, और इस चीज को लैग फेज बोला जाता है. ड्यूरिंग दिस फेज बोथ नाटिलिटी एंड मोर्टेलिटी रिमेन स्मॉल एंड रिलेटिवली कांस्टेंट. और इस फेज में क्या होता है कि जो नाटिलिटी और मोर्टेलिटी रेट होता है वो रिमेन स्मॉल होता है और एक दूसरे के कांस्टेंट होता है. ग्रेजुअली द ग्रोथ बिकम्स रैपिड एंड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली. नाउ द नाटिलिटी रेट इंक्रीजेस व्हाइल द मोर्टेलिटी रिमेन्स लो. दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज. उसके बाद जब वो धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में रहने लायक हैबिट्स उनका हो जाता है तो इनमें जो ग्रोथ है वो रैपिड हो जाता है, और जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज करने लगता है, और जो नाटिलिटी रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो स्लो हो जाता है, लो हो जाता है. इस चीज को ग्रोथ फेज बोला जाता है. Rapid rise in population is because of the availability of plenty of food and also because there is no competition between the biotic potential and the natural resources. इनमें जो rapid rise of population वो क्यों होता है? Because of availability of plenty of food. उनका जो food है वो available होता है और उसमें उनका कोई competitor नहीं होता है. जो biotic potential होते हैं और जो natural resources होते हैं वो बिल्कुल वहाँ पे उनके हिसाब से favorable होते हैं. But the number of organisms cannot continue to increase at a faster and faster rate because eventually something in the environment will become limiting and cause an increase in the number of deaths. तो ये जो ऑर्गेनिज्म का जो रैपिड फॉर्मेशन होने लगता है तो ये एक टाइम में ये हमेशा ऐसा नहीं होता है. इनका जो रेट है वो फास्टर एंड फास्टर नहीं जा पाता है क्योंकि उनमें जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ अवेलेबल है वो उनका एक टाइम में लिमिटेशन होने लगता है, जिसमें वो क्या होता है उनके डेथ्स में इंक्रीज होने लगता है. जैसे कि जो एग्जांपल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एनिमल्स फूड वाटर और रेस्टिंग साइट्स में बी इन शॉर्ट सप्लाई और प्रेडेटर्स और डिजीज में किल मेनी इंडिविजुअल्स. जो एनिमल्स होते हैं जिनके पास जो वाटर और फूड होता है या फिर जो उनके रेस्टिंग साइट्स होते हैं वो शॉर्ट सप्लाई के लिए होते हैं, और जो प्रेडेटर्स होते हैं या फिर जो डिजीज होते हैं वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को किल करते हैं. प्लांट्स में लैक वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट. जो प्लांट्स है उनको वाटर की कमी हो सकती है, उनके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा होता या फिर सनलाइट की भी कमी हो सकती है. Eventually, the number of individuals entering the population will become equal to the number of individuals living it by death or migration, and the population size becomes stable. This part of the population growth curve is called stable phase, where the nativity rate and mortality rate are approximately equal. The graph so obtained is S-shaped and is called the sigmoid curve. तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो नंबर्स होता है वो पॉपुलेशन में जो एंटर करते हैं वो उनका साइज इक्वल हो जाता है, जो कि उस प्लेस को वो लीव कर रहे होते हैं या तो डेथ के कारण या फिर माइग्रेशन के कारण. तो इनसे उनका जो पॉपुलेशन साइज होता है वो स्टेबल हो जाता है, और इस पार्ट को क्या बोला जाता है, स्टेबल फेज. और जहाँ पे नेटिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट
अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। इससे हम लोग को जो ग्राफ ऑप्टेन होता है उसे एस शेप्ड या फिर सिग्मोइड कर्व बोलेंगे। द नेक्स्ट वन इज जे शेप्ड growth curve. The J-shaped growth curve describes a situation in which the population growth continues in an exponential form until the environmental resistance becomes effective. As the environmental resistance becomes effective, there is a stiff competition for survival and the growth rate stops abruptly. There is a sudden increase in mortality population class. तो J-shaped जो growth curve है वो किस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंटिन्यू एक्सपोनेंशियल होता है एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस के इफेक्टिविटी के कारण। इसमें जो एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। कंपटीशन और जो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, अब्रप्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट को अचानक से इंक्रीज कर देता है। हियर इज figure 29.16 we show S-shaped curve and figure 29.17 we show J-shaped curve. Try to understand both figure. Here is in text question 29.5. Try to solve all question. वेल चैप्टर अब खत्म हो चुका है और सारे इंटेक्स क्वेश्चन टर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं वन बाय वन करके सारे आंसर भी दिखा रहा हूँ। पहले खुद से कोशिश करें फिर आंसर से चेक कर लें। और इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को रखिए, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। हाँ, और यहाँ से स्टार्ट है आंसर। जहां पे आंसर नहीं दिखता हो वहां पे जूम करें या फिर पॉज कर कर देख लें। थैंक यू एवरीवन।